हेलो स्टूडेंट, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका क्लास 10 का जो एग्जाम है वह बहुत ही नज़दीक आ गया है। 17 फरवरी से आपका एग्जाम जो है वह स्टार्ट हो जाएगा और 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम है। तो इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सीरीज आज से चालू करेंगे। इसमें आपको रोज हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इस एग्जाम में आने की संभावना है, वैसे प्रश्न को हम आपको बताएंगे। इसे आप जरूर अवश्य अच्छे ढंग से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि एग्जाम में जो है आप सही सही प्रश्न को बना सकें। और हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज भी बनाया है क्योंकि आपको एग्जाम में जो है 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50% सब्जेक्टिव रहेंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपको चला दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। n कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। और n² - 1 जो है वह कितना से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। तो हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको मालूम है कि n एक विषम पूर्णांक है। हम क्या लिखेंगे? चूंकि दिया है n एक विषम पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए n की वैल्यू क्या हो सकता है? तो विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7 ये सब होते हैं। तो 1, 3, 5, 7 ये सब आपके हो जाएंगे विषम पूर्णांक। अब जब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, जब n बराबर 1 लेते हैं तो n² - 1 का वैल्यू निकालना है हमको। किसका वैल्यू निकालना है? n² - 1 की वैल्यू। तो n² - 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। n की जगह पर क्या डालेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 और -1 बराबर क्या आ गया? 0। अब जब हम n की वैल्यू क्या देते हैं? हम n की वैल्यू 1 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा। तो यदि हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो n² - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो n की जगह पर कितना डालेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और -1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम n की जगह पर क्या रखते हैं, अगर मान लीजिए 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा। तो 5 रखते हैं तो क्या होगा? n² - 1 की वैल्यू क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 -1 बराबर 24। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है? 8 से विभाज्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार n के किसी समपूर्णांक के लिए, n एक समपूर्णांक है ना, n कोई भी अगर हम समपूर्णांक लेते हैं तो n के विषम पूर्णांक होने के लिए, इस विषम पूर्णांक के लिए n² - 1 8 से क्या है? विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक ना। ये जो आपको पूछा जाएगा यह प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम में 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे और 5 नंबर वाले प्रश्न भी आएंगे, ठीक ना। लेकिन ये हम आपको बताए थे 2 नंबर वाला भी सही चलेगा, फिर 5 नंबर वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसको आप आसानी से समझ लेंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक ना, और इसको आप नोट कीजिए। पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 9 से 60 और 432 का मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है का प्रयोग करके हमको निकालना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए रहेगा HCF, LCM, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ HCF हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है सिर्फ HCF। तो इसी का प्रयोग करने यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 9 से 60 और 432 का मौसा ज्ञात करेंगे। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि इस नियम द्वारा बनाए तो आप इसी नियम से बनाइएगा। यदि आपको कह दिया जाएगा गुणनखंडन विधि से बनाइए तो आप गुणनखंडन विधि से ही बनाइएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई बात नहीं लिखा गया है तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए देखते हैं इसको प्रश्न में। तो देखिए 9 से 60 है और 432 है, दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? 9 से 60। तो चूंकि 9 से 60 जो है यह बड़ा है किससे? 432 से। अब चूंकि यूक्लिड
यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है r किंतु छोटा है b से। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है r किंतु छोटा है b से। ये भाग के नियम से है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जो आप पढ़े होंगे 6-7 क्लास में 5 क्लास में, वहीं से चीज लेकर के और एल्गोरिथम जो है यूक्लिड साहब जो है उन्होंने मौसा निकालने का तरीका बताया है। तब यहाँ पर हम एक ही जगह पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे इसमें से जो दोनों में बड़ा है वो इसको, तो एक ही जगह पर बड़ा कौन लिखेंगे तो 9 से 60 लिखेंगे, बराबर b मतलब क्या भाजक, जिससे आप भाग देते क्या आ जाएगा 432 से हम भाग देंगे, प्लस अब यहाँ पर देखिए q का मतलब होता है क्या भागफल, तो वो गुना कीजिए, मतलब कि देखिए कि 9 से 60 में यदि आप 432 से भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे लगाइएगा, यदि आप 432 से 2 मरतबे लगाइएगा तो इसका 2 गुना कर दीजिएगा तो 864 हो जाएगा। 864 आसानी से इसमें भाग लग सकता है तो 2 मरतबे लगाएंगे, तो फिर शेषफल कितना बचेगा, तो ये देखिए 2 गुना जब इसको हम किए तो 4 6 8 864 हो जाता है। अगर इसको हम घटाएंगे 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, ये हो गया कितना 5 तो 15 हो जाएगा, इस हासिल लेने पर 15 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 9, ये हो गया 8 में से 8 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो कितना बच गया 96, तो प्लस 96 हो गया, कितना हो गया प्लस 96। तो इस तरह से देखिए क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया, हम यह प्रक्रिया फिर यहाँ दोहराएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमारा r जो है जो शेषफल है वह 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे r 0 नहीं है तो लिखेंगे r इक्वल नॉट 0। अब इस प्रोसेस में आगे प्रोसेस जब बढ़ेंगे तो ये 432 जो है ये अब यहाँ पर a बन जाएगा 432, ठीक ना, और इस तरह से ये जो आपका शेषफल है वो आपका यहाँ आ जाएगा 96 की जगह, यहाँ 96 आपका यहाँ आ जाएगा, समझ गए। तो ये इस तरह से आपका जो ये दो चीज होगा b और r, b को यहाँ ले जाइएगा और r को यहाँ ले जाइएगा। अब 96 से कितने मतलब लगाइएगा, अगर हम 4 से लगाते हैं, क्योंकि 5 से तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 9 × 45 हो जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से भी लगाते हैं तो 6 × 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा और 9 × 36 और 2 38 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी से घटाना पड़ेगा तो शेषफल आ जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 8, ये हो गया कितना 42 में से 38 चले गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो कितना आ गया 48 आ गया। तो यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लगाए थे 4 से, कैसे 4 से, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 48। ये क्रिया आप अलग कर लीजिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आप एक बगल में घेर कर कैसे करके और रफ लिख करके और रफ गुना भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे नंबर नहीं कटता है, ठीक ना, ये आप क्वेश्चन पर भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, 432 बराबर हो गया क्या 96 से 4 मरतबे में लगाए भाग, 96 से 4 मरतबे में आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, लगा करके 96 से 4 मरतबे में लगा लेंगे, ठीक ना, उसके बाद शेषफल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो अब शेषफल देखिए यहाँ पर भी 0 नहीं है तो हम फिर लिखेंगे r इक्वल नॉट 0, मतलब कि आपका जो शेषफल है वह 0 नहीं आया। तो इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे, अब ये 96 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये 48 यहाँ आ जाएगा। अब 96 में आप 48 से भाग दीजिएगा, क्या मतलब लगेगा 2 मरतबे, 2 मरतबे में 96 होता है, 48 में 2 से यदि गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, इसका मतलब शेषफल कितना आएगा 0, तो शेषफल 0 आ गया तो r क्या आ गया 0, और जब r 0 आ गया, जिस पंक्ति में आपका 0 आ जाएगा उसी में जो आपका b हो जाएगा वही आपका HCF हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका HCF के रूप में जो आ गया प्राप्त हो गया वो कितना आ गया 48। तो इस दोनों 9 से 60 और 432 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यदि आपसे अगर यूक्लिड के विभाजन का नियम का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जैसे हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और आपके लिए और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रश्न देखिए अधिकतर स्टूडेंट जो इसको बनाते वक्त गलत कर देता है, तो आपको जरूर है जो इसको समझना चाहिए बहुत ही बेहतर ढंग से। और यदि आपके कोई दोस्त हैं ऐसे जो कि अगर 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। क्वेश्चन क्या कहता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 6 से 6
को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। 438 मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें, जो 438 और 606 को क्या करती है, विभाजित करती है। लेकिन प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है, 6 शेषफल बच रहा है। मतलब आपको वैसा संख्या बताना है जिसमें अगर हम 438 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचना चाहिए, 6 से 6 में भी भाग देंगे तो 6 शेषफल बचना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सही समझिए। सबसे पहले कि जो आपको शेषफल चाहिए, शेषफल कितना चाहिए, शेषफल हमें कितना चाहिए, शेषफल 6 चाहिए। कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो हम ये दोनों संख्या में से 6 को पहले ही घटा लेंगे, 6 को पहले क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 6 को जब हम घटाएंगे तो 438 माइनस 6 आपका हो जाएगा 432, और फिर से उधर 6 से 6 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 600। अब देखिए, अगर कोई ऐसा संख्या है जो इन दोनों को पूर्ण रूप में काट देगा, इसका मतलब इसमें भागने पर 6 शेषफल बच जाएगा, समझ गए। तो अब इन दोनों को काटने वाला संख्या वही होगा जो इसका एचसीएफ होगा, वही तो सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब कि हमें 432 और 600 का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना। आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या दो संख्या को काटती है और प्रत्येक दशा में अगर आपको शेषफल दे दिया जाए तो पहले हम उस संख्या में से शेषफल को घटा लेंगे और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 432, अब 432 और 600 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF। तो 432 और 600 का आप यदि HCF निकालना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा विधियां हैं। आप गुणनखंडन विधि से भी बना सकते हैं, या फिर आप जो अभी जस्ट हम इससे जो पिछले प्रश्न बताए हैं यूक्लिड के फॉर्मूला से, आप उससे विधि से भी बना सकते हैं, ठीक ना। या फिर आप भाग के नियम से भी, ऐसे जो आप बनाए थे भाग के नियम से, छोटे क्लास से पढ़े होंगे, इस नियम से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है हम गुणनखंडन विधि से बनाएंगे ताकि आपको जो एक एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिल जाए, क्योंकि गुणनखंडन विधि से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो हम 432 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आप रफ कॉपी में आराम से 432 का गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 216। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 108। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 54। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से देखिए क्या 4 2 का हो गया 4। इसको वैसे गुणनखंड में 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, और गुने 3 का है 3 गो, तो 3 के पावर हो जाएगा 3। अब इसी तरह से हम किसका गुणनखंड कर देंगे, 600 का। 600 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से हो जाएगा 300, 2 से हो जाएगा 150, 2 से हो जाएगा 75, और ये फिर 3 से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 25, और ये 5 से 5। इस तरह से आपका जो 600 का जो गुणनखंड हो गया 600, इसमें देखिए 2 कितने हैं, 3, 2 के पावर 3 गुने, अब यहाँ पर देखिए 3 का एक ही है तो 3 के पावर 1, 5 का है 2 तो 5 के पावर 2। तो इस तरह से आप इसको गुणनखंड करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप रफ में कर लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पर अब एचसीएफ निकालते वक्त क्या आपको ध्यान में देना है कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में मिलेगा उसका छोटा पावर लेंगे, जो दोनों के गुणनखंड में मिलेगा उसका छोटा पावर लेंगे और उसको गुना कर देंगे, आपका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। यही अगर एलसीएम रहेगा तो मिलेगा तो बड़ा पावर, और नहीं मिलेगा फिर भी हम उसको लेकर के गुना कर लेंगे तो आप कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। तो इसमें 2 का पावर कितना है 4, इसमें 2 का पावर कितना है 3। तो हमको एचसीएफ निकालना है, इसमें छोटा पावर लेंगे तो छोटा पावर कितना रहेगा 2 के पावर 3। तो क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 3। गुना में दोनों में 3 है बट इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो हमको छोटा पावर से मतलब है तो 3 के पावर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, मतलब कि 3 को 2 को गुना कर दीजिए और गुने 1 को 3, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। ये सभी को गुना कर देने पर कितना हो जाएगा 24। इस तरह से इसका एचसीएफ कितना आ गया 24। तो अतः या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 24 वह बड़ी संख्या है, वह बड़ी संख्या है जो 438 और जिससे 438 और 606 में भाग देने पर प्रत्येक दशा
में 6 शेषफल बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। तो ये आप समझ गए। तो इस तरह से आप जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि शेषफल बचेगा तब उसको घटा लीजिएगा, फिर उसका आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 24। तो इस प्रकार से 24 वह बड़ी संख्या हो गई जिससे कि 438 और 6 से 6 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को रोक करके आप इसे सबसे पहले जो है नोट कीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि द्विघात बहुपद 5y² - 13y - 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य ज्ञात करने के लिए एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि आपको नहीं निकालना आता है तो बहुत ही ध्यान से समझिए, यदि आपको निकालने भी आता है तो ध्यान से समझिए। इसमें बहुत सारी बातें वो आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहली नंबर बात कि आप ध्यान दीजिए कि इसमें यह नहीं कहा गया कि आपको किस विधि से निकालना है, लेकिन यदि आपको जब कह दिया जाएगा कि पूर्ण वर्ग विधि से निकालें तो आप पूर्ण वर्ग विधि से निकालिएगा। यदि कह दिया द्विघाती सूत्र से निकालिए तो आपको द्विघाती सूत्र से निकालना पड़ेगा। यदि मध्य खंड विधि से कहे तो उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कोई विधि का नाम नहीं दिया गया तो आप किसी भी विधि से स्वतंत्र आप निकाल सकते हैं। तो मध्य खंड विधि से भी हम लोग निकालते हैं। तो यह हल करते हैं तो हमारा बहुपद जो है वह कितना है 5y² - 13y - 6। अब जब हम किसी चीज का शून्य निकालते हैं तो बराबर में 0 कर देते हैं। तो बराबर क्या कर देते हैं 0। अब इसके बारे में आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब इसको मध्य खंड खंडित करते हैं तो ये इसको और इसको y के गुणांक को y² के गुणांक को और अचर पद को क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 है ये 5 है तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। 6 × 30 होता है। अब हमको 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको गुना करने पर 30 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए 13 हो जाए। तो 10 और 3, यदि 10 और 3 को आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 10 में 3 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब चूंकि हमको गुना करने पर माइनस में आया है और जोड़ने पर भी हमको माइनस में लाना है, इसलिए माइनस में 10 दे देंगे, माइनस में 3 दे देंगे। अब इसको ऐड कीजिएगा तो -13 भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप समझिए, अगर हम यहाँ पर प्लस में 10 देते हैं, ठीक ना, प्लस में 10 देते, माइनस में 10 देते हैं और माइनस में 3 देते हैं और तब हम दोनों को गुना करेंगे तब प्लस में 30 हो जाएगा, जबकि हमको आया क्या है माइनस में 30। इसका मतलब कि हम ये दोनों नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा नंबर देखते हैं, कोई ये नहीं ले सकते हैं, समझ गए। अगर आप नहीं समझे इससे पहले देखिए, अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसीलिए हम पहले ही बोल दिए कि आप इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए कि आप कैसे गलत कर लेते हैं, फिर आधे क्वेश्चन के बाद आप अटक जाते हैं, ठीक ना। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। हम 10 और 3 को ये भी देखेंगे गुना करने पर -30 है कि नहीं, लेकिन गुना करने पर प्लस में 30 आ जाएगा, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं ना। अब देखते हैं 15 और 2 को अगर हम गुना करते हैं तो 30 हो जाएगा, और इसी तरह से 15 में से 2 यदि हम घटा देते हैं तो 13 प्राप्त हो जाएगा। 15 में से 2 घटाकर 13 प्राप्त हो जाएगा। अब घटाना है और चूंकि माइनस में लाना है तब बड़ा वाला के माइनस में चिन्ह लगा दीजिए और छोटा वाला प्लस का। अब देखिए 15 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 15 में 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए -30 भी आ जाएगा। आप गुना कीजिए तो इस तरह से हमारा जो मध्य खंड हुआ वो कितना हो गया -15 और +2 हुआ, -15 और +2 हुआ। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वह क्या लिखेंगे 5y² - 15y, ठीक ना, +2y -6 = 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इसमें कॉमन है वह कॉमन ले लेंगे, जो भी दोनों में कॉमन है उसको ले लेंगे। देखिए दोनों में क्या है 5 है कॉमन और एक y है कॉमन, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 5y कॉमन लेंगे। जैसे हम 5y को कॉमन लेंगे एक y हमारे पास बचेगा माइनस, और ये 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y -3 हो गया। अब ये दोनों में देखिए क्या है कॉमन, तो दोनों में 2 से भाग लग रहा है, तो दोनों में 2 से भाग ले रहा है तो हम कॉमन क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। तो कॉमन हम क्या लेते हैं 2, तो फिर ये y हो जाएगा और -2 से 6 जो है 3 में कटेगा तो 2 में 6, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, तो y -3 यहाँ कॉमन है और y -3 यहाँ है, तो ये इधर और इधर से दोनों में से हम y -3 को कॉमन ले लेते हैं। y -3 को कॉमन लेते हैं, इधर बचेगा आपका 5y और इधर बचेगा +2
बराबर 0। तो इस तरह से y माइनस 3 बराबर 0 करते हैं। ये तो देखिए अब यहाँ पर ये गुना करने पर 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 होगा ना, तो दोनों को हम 0 करेंगे बारी बारी से। यदि हम y माइनस 3 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और यदि हम 5y प्लस 2 को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा 2, उधर चल जाएगा माइनस में, और ये 5 जो आपका भाग में आ जाएगा -2/5। तो इस तरह से इस जो बहुपद दिया गया था इसके दो शून्य कौन कौन हो गए, शून्यक जो हो गए शून्यक वह कौन कौन हो गए 3, -2/5। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको विधि का नाम दे दे तो आप विधि के नाम का जरूर प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको पहले आप रोक करके वीडियो नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5 को। कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको क्या निकालेंगे, इसका जो बहुपद दिया गया इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालना तो हम पिछले ही क्वेश्चन में दिखा दिए हैं। तो हम इसमें आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना भी इसे बता देंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न ऐसे प्रश्न आए एग्जाम में। हम पहले ही बोल दिए हैं कि आपका जो क्वेश्चन जो भी आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है वो तो हमको लग रहा है एग्जाम में इस पर आएगा ही। तो इसे आप जरूर जो है इसको देखिएगा। अब देखते हैं इसका पहले हम क्या निकालते हैं, x² प्लस 9x प्लस 20 के शून्य को पहले निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालने के लिए बराबर में क्या देंगे, 0 देंगे। अब हम जस्ट बताए हैं कि ये तो x² गुना कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और ये 20 और 1 को गुना कीजिएगा तो 20 ही हो गया। अब ऐसा दो नंबर बताइए जिसको गुना करने पर 20 हो जाए लेकिन जोड़ने पर 9 हो जाए। गुना करने पर 20 और जोड़ने पर 9, तो 5 और 4 होता है ना। 5 और 4 को आप गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और 5 और 4 को जोड़िएगा तो आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 5 और 4 लेते हैं। तो x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस फिर दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4 हो जाएगा कॉमन। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 5 कॉमन आएगा। तो x प्लस 5 हम बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या आपका x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर वही कहानी, ये दोनों में से कोई 0 होगा, दोनों को बारी बारी से 0 कर देते हैं। x प्लस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसी तरह से x प्लस 4 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं, अगले पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग समझते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है हम संबंध किस तरह की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग वह क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब ये b क्या है, a क्या है, तो देखिए चूंकि a जो यहाँ हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं चूंकि a बराबर x² का गुणांक 1 कहलाता है। x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। bx का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 9 है। c अचर पद होता है, कितना है, 20। अब ये शून्यकों का योग बराबर होता है कितना, अगर हम शून्यकों का योग हम LHS इधर कर लेते हैं, RHS इधर कर लेते हैं, तो शून्यकों का योग करते हैं तो दो शून्य हमारे पास है, -4 और -5 और -4। तो -5 प्लस -4 दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और अगर हम RHS में आते हैं तो माइनस b की जगह पर देखिए भूल डालेंगे, तो b की जगह पर क्या डालेंगे, 9 अपॉन a की जगह पर कितना है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। a की जगह पर क्या डाल दीजिए, 1 बराबर क्या है, -9। तो इस तरह से देखिए LHS और RHS दोनों में वैल्यू आपका क्या है, बराबर है। इसका मतलब इस शून्यांक के बीच जो संबंध है वो सही संबंध है। अब गुणांकों के बीच यदि देखते हैं तो शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, फॉर्मूला c/a। इसको याद भी रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो उसमें आपको शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट -b/a कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, c/a।
अब इसमें हम LHS में जब सॉल्व करते हैं तो -5 गुने -4, -5 गुने -4 और दोनों को गुना करने पर आपको क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। और इधर हम आते हैं तो C की वैल्यू कितना है, तो देखिए C की वैल्यू कितना है 20, A की वैल्यू कितना है 1, तो C की वैल्यू हो जाएगा 20/1 बराबर क्या आ जाएगा 20 ही आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 20। तो देखिए इस तरह से LHS और RHS दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो शून्यकों और जो गुणांक है उनके बीच जो संबंध की सत्यता है वही एकदम सत्य है। जो संबंध है शून्यंक को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इस प्रकार, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सत्य है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप, और यदि समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आंसर को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद 2y³ + 9y² + y + k का एक गुणनखंड है। आप 9th क्लास से पढ़े होंगे कि यदि एक बहुपद ये जो है इसका एक गुणनखंड है तो इसका वैल्यू डालने पर इसमें ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये आप पढ़े होंगे कि भाग देने पर यदि अगर भाग पूरा पूरा कट जैसे इस पर 0 आ जाए तो वह उसका गुणनखंड होता है। तो इसको हम चेक करते हैं। अब चेक क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी बोल दिया गया जो गुणनखंड है मतलब कि वैल्यू डालने पर ये 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हल करते हैं तो चूंकि आपको मालूम है y-1, अब इसको अगर बराबर 0 करते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चूंकि बहुपद जो px है हमारे पास, px मान लेते हैं बहुपद को, तो px हमारे पास क्या है 2y³ + 9y² + y + k। अब चूंकि y-1 इस px का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो बराबर 0 आ जाना चाहिए। तो p और x की जगह पर यदि हम y का वैल्यू 1 डालते हैं, p1, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 2y की जगह पर 1 का क्यूब + 9 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0। अब यहाँ से हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 2 और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 × 1 + 9 1 का स्क्वायर 1 ही होगा +1 + k = 0। तो ये आपका 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा, और +1 + k = 0। सभी को ऐड कर देते हैं, 9 × 2 = 11, 1 12, तो 12 + k बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार से जो है k की वैल्यू जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा प्रश्न था, आसान प्रश्न था, लेकिन यदि आप नहीं समझे रहेंगे तो एग्जाम में प्रश्न जो है नहीं बन पाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर k का वैल्यू भी आपसे पूछा जा रहा था, तो k का मान क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम k की जगह पर -12 रख देते हैं तो ये y-1 जो है इस बहुपद का अवश्य ही एक गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये थे आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट 6 प्रश्न थे। वो अगले वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन करके लाएंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये चीज़ अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।